हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ और आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी एनसीईआरटी की क्लास चल रही है। एनसीईआरटी की क्लास चल रही है जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं 6th क्लास की एसएसटी यानी कि सोशल साइंस, जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी कि आपका सिविक्स और आपका इको का। ठीक है, तो आप जैसा कि आपको पता है नई शिक्षा नीति के आते ही एनसीईआरटी ने अपनी बुक को चेंज कर दिया है और ये 2025 की लेटेस्ट बुक है आपकी, जो कि कंबाइंड हो चुकी है। यानी कि अब पूरी तरह से कंबाइंड बुक जो है वो चलती है। तो अब एक ही बुक चलती है, हम ना अलग अलग बुक को नहीं पढ़ते। एक ही बुक में हमारा हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है और हमारा इकोनॉमिक्स भी है। तो हम इसमें अब तक 8 चैप्टर यानी कि 8 पाठों को, अध्यायों को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ये पूरे 8 लेसन आप देख सकते हैं। तो हम हर रोज़ एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और 1 अगस्त से ये मेरी रेगुलर क्लासेस चल रही है और ये बिल्कुल निःशुल्क है, आपको कोई भी पेड नहीं करना है। तो मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना साझा करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आपके साथ मैं भी पढ़ती हूँ। मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप अकेले नहीं पढ़ रहे, साथ में मैं भी पढ़ रही हूँ। तो मैं पढ़ती जाती हूँ और आपके साथ इसको साझा करती जाती हूँ। तो हम यहाँ पे 6th क्लास की कर रहे हैं, इसके बाद हम 7th 8th करके पूरे 12th तक पहुँचेंगे। तो जब तक हमारा LT ग्रेड और GIC का एग्ज़ाम होगा तब तक हमारी NCERT पूरी 12th क्लास तक फिनिश हो चुकी होगी SST की। तो इसमें आपका GK का पोर्शन कवर होता है, GS का पोर्शन कवर होता है, ठीक है, और बाकी हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन तो कवर हो ही रहा है। तो ये सिर्फ ना आपके LT ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, GIC के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपके पेट के लिए इंपॉर्टेंट है, UPPCS के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपका ROARO 2026 में आता है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे बहुत सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, SSC के लिए इंपॉर्टेंट है। तो NCERT बेस्ड जो क्वेश्चन आते ही आते हैं, आयोग ज़्यादातर NCERT से ही क्वेश्चन बनाता है। तो NCERT तो हमें पढ़नी होती है और इतना समय हमारे पास होता नहीं है कि हम NCERT को कंप्लीट कर सकें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वीडियो को मेरा चला के छोड़ देना है, उसे सुनते जाना है। 2-3 बार आप 2x स्पीड में सुन लीजिए तो आपको ना चैप्टर आराम से रिवाइज हो जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट होता है उसको मैं हाईलाइट करती जाती हूँ। तो बस इसको कहानी की तरह सुनना है और अपने दिमाग में बैठाते जाना है। तो 3-4 बार आप 2x स्पीड में सुन लीजिए, आपको आराम से तैयार हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा करवाए जा रहे सारे सब्जेक्ट्स और वीडियोस और कंटेंट जो भी मैं दे रही हूँ वो सब के सब आपको प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो अगर आपको इसके बाकी की क्लासेस चाहिए, मतलब नोट चाहिए, तो ये आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए अब अपना हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है परिवार और समुदाय। ठीक है, तो प्रेम और धर्म पारिवारिक जीवन के पुष्प और फल है। ये है तिरुवल्लुवर का कथन। ठीक है, तो एक कोट हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया होता है, ठीक है, उस लेसन से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उन्हें हमें नहीं देखना है, जो बच्चों के लिए उसे छोड़ देते हैं। परिवार के बारे में दिया हुआ कि हम सभी अधिकांशतः एक परिवार में रहते हैं। परिवार किसी भी समाज की मूलभूत और सबसे प्राचीन इकाई है। आज भारतीय समाज में कई प्रकार के परिवार हैं, संयुक्त परिवार से लेकर एकल परिवार तक। संयुक्त परिवार में अनेक पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, चचेरे भाई और बहन, तो है ना। तो आप परिवार का मतलब समझ गए होंगे और आप देख सकते हो कि संयुक्त परिवार का उदाहरण क्या है। तो इसमें आप देख सकते हो, ठीक है, दादा दादी हैं उनके साथ, ठीक है, और आप ये देख सकते हो बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ किचन में हेल्प करा रहे हैं, मम्मा पढ़ाई में हेल्प करा रही है, दादा दादी खेल रहे हैं बच्चों के साथ, उनको है ना, ये देखो संगीत सिखा रहे हैं। तो ये पूरी सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, दूसरी ओर एकल परिवार में जो है वो आपके एक दंपत्ति और उनकी संतान होती है। कई बार ये अकेली माता या पिता उनके बच्चों तक सीमित होता है। ठीक है, तो एकल और संयुक्त के बारे में आपने जान लिया। ठीक है, अब अंग्रेजी भाषा में पारिवारिक संबंधों का वर्णन करने के लिए बहुत अधिक शब्द नहीं है। इनमें से कुछ शब्द हमने प्रथम अनुच्छेद में देखे। भारतीय भाषाओं में इनके अनेक नाम हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, नानी, अन्य बहुत सारे संबोधन होते हैं। कुछ भाषाओं जैसे कि तमिल में बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहन के लिए भी अलग अलग शब्द हैं। क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय भाषा में कजिन के लिए कौन सा शब्द है? तो अधिकांशतः भारतीय भाषाओं में आपको ऐसा कोई एक शब्द नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कजिन का केवल भाई और बहन होता है। इसमें परिवार में सभी बच्चों के बीच गहरे संबंध का पता
चलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए पता लगाते हैं। तो ये पूरा बच्चों के लिए दिया हुआ है, तो इसको हम छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। अब भूमिकाएं और दायित्व की बात कर लेते हैं। तो परिवार के सदस्यों के बीच संबंध आपसी प्रेम, देखभाल, सहयोग और आत्मनिर्भरता पर आधारित होते हैं। सहयोग का अर्थ है एक साथ काम करना। क्या अर्थ होता है भाई? एक साथ काम करना को हम सहयोग कहते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य की अन्य सदस्यों के प्रति एक भूमिका और दायित्व होता है। उदाहरण के लिए माता पिता अपने बच्चों को खुशहाल व्यक्ति और समाज के जिम्मेदार सदस्य बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, किंतु जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो परिवार के अन्य सदस्यों, चाहे माता पिता हों या भाई बहन आदि की सहायता के लिए और अधिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। दैनिक अभ्यास से बच्चे पारिवारिक जीवन में भागीदारी करना सीखते हैं। अनेक घरों में बच्चे परिवार द्वारा कई पीढ़ियों से अपनाई गई परंपराओं तथा प्रथाओं को भी सीखते हैं। ठीक है, आगे चलें। तो यहाँ पर पता लगाने वाली चीज़ें हैं, तो इसको भी छोड़ देते हैं। जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम बस उतना ही पढ़ेंगे। तो अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। परिवार एक विद्यालय भी है जहाँ बच्चे अहिंसा, दान, सेवा और त्याग जैसे महत्वपूर्ण मूल्य सीखते हैं। परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके सदस्य प्रायः अपनी ज़रूरतों को त्याग देते हैं। ठीक है, ये ऐसी ही एक कहानी पढ़ते हैं। तो ये देखिए चित्र कितना बढ़िया दिया हुआ है। तो शालिनी केरल के एक नगर में अपने परिवार के साथ रहती है। उसके पिता एक छोटा सा व्यापार करते हैं और उसकी माँ पास में स्थित एक विद्यालय में अध्यापिका है। ठीक है, तो शालिनी का एक छोटा भाई है। उसकी दादी अचम्मा, पिता की माँ चितप्पा, पिता के भाई या चाचा, और चित्ती चाची या चाचा की पत्नी साथ में रहते हैं। चिन्नी उनकी एक बेटी है जो शालिनी की चचेरी बहन है। शालिनी ने चाचा की नौकरी कुछ दिन पहले छूट गई और उसकी चाची एक गृहिणी है। पूरा परिवार ओणम के त्यौहार की तैयारी में जुटा हुआ था। अचम्मा ने शालिनी के पिता से कहा कि तुम्हारा भाई आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है, इसलिए वो त्यौहार पर नए कपड़े नहीं खरीद पाएगा। जब शालिनी के माता पिता उसे और उसके भाई की ख़रीदारी के लिए लेकर गए तो वे न केवल अपने लिए बल्कि चितप्पा, चित्ती और चिन्नी के लिए भी कपड़े लाए। इसका परिणाम ये हुआ कि शालिनी को अपनी उम्मीद के अनुसार रेशमी कपड़े नहीं बल्कि सादे सूती कपड़े मिले। अचम्मा ने शालिनी को समझाया कि परिवार में सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनके पास जो कुछ भी है उसे आपस में साझा करते हैं। ये जानकर शालिनी को अब अपने मनपसंद कपड़े ना मिलने के लिए बुरा नहीं लगा। उसे इस बात की खुशी थी कि सभी सदस्यों को नए कपड़े मिले हैं। तो ठीक है, ये एक छोटी सी स्टोरी थी। ये कहानी तो केरल की है। आइए अब सुदूर पूर्वोत्तर में मेघालय के एक गांव की ओर चलें। तो मेरा नाम तेंजिंग है। मुझे उन पहाड़ों से प्यार है जहाँ मैं रहता हूँ। यद्यपि कभी कभी वहाँ जीवन कठिन हो जाता है। मेरे पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। मेरी माँ एक स्थानीय हस्तशिल्प सहकारी संगठन जहाँ पर्यटकों के लिए बिक्री हेतु सुंदर पारंपरिक कपड़े, लकड़ी की नक्काशी और अन्य सामान तैयार किए जाते हैं में कार्यरत है, जिसके कारण मेरे पिताजी ने घर की सफाई, सब्जियों के बगीचे की देखभाल और घर के अन्य कामों में हाथ बटाना शुरू किया। कभी कभी वो हम सबके लिए भोजन पकाने में भी मेरी दादी की सहायता करते हैं। दादी के पास हमेशा मुझे सुनाने के लिए रोचक कहानियाँ होती हैं जिनमें हंसी मजाक और साझेदारी की बातें होती हैं। लोगों को उनसे बेहतर तरीके से समझने वाला शायद कोई और नहीं हो सकता। मेरे दादा पढ़ाई में मेरी सहायता करते हैं और मुझे स्कूल बस स्टॉप पर ले जाते हैं। वे हमारी कॉलोनी के सामाजिक कार्य में भी सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं और अन्य लोगों की सहायता के लिए सदैव तैयार रहते हैं। उदाहरण के लिए एक बार जब हमारे क्षेत्र में बिजली चली गई थी तब वो पास में स्थित कार्यालय में गए और वहाँ शिकायत दर्ज कराई। तूफान आने पर हमारे पास के घर को नुकसान हुआ तो उन्होंने आसपास के सब परिवारों से धनराशि एकत्रित की और मरम्मत कराने के लिए उन्हें दी। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे माता पिता भोजन और कपड़े जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का प्रबंध करते हैं। जब किसी विशेष खर्च की बात आती है तो मैंने अधिकांशतः देखा है कि वे आपस में चर्चा करते हैं। माँ कहती है कि हमें भविष्य में अचानक आने वाले खर्चों के लिए कुछ पैसों की बचत अवश्य करनी चाहिए। आइए विचार करते हैं। तो ये विचार करना है बच्चों को। ठीक है, आइए पता लगाएं। तो भारत के किसी क्षेत्र में ऐसे परिवार की कहानी की रचना, तो ये भी आपका बच्चों के लिए। ठीक है, अब समुदाय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो परिवार ने न केवल अपने अंदर बल्कि एक अन्य परिवारों से और आसपास के लोगों से भी जुड़े होते हैं। आपस में जुड़े लोगों के इस समूह को हम क्या कहते हैं? तो हम समुदाय कहते हैं। ठीक है, विभिन्न संदर्भों में समुदाय के अन्य अर्थ भी होते हैं। समुदाय के सदस्य विभिन्न कारणों से एक साथ आते हैं, जैसे कि त्यौहार मनाने और मेले, विवाह तथा अन्य अवसरों के आयोजन पर। कुछ गाँव में लोग फसल कटाई और बुआई के लिए भी भूमि तैयार करने जैसे कृषि कार्यों में एक दूसरे की सहायता के लिए भी एक साथ आते हैं। समय बीतने के साथ
तथा समुदाय प्राकृतिक संपदा और प्राणी चारागाह और वन संपदा जैसी संसाधनों के साझा उपयोग पर सहमत हुए। ये अनेक जनजातीय समुदायों तथा कुछ ग्राम समुदायों में देखा गया है। आज के ग्रामीण भारत के ग्राम समुदाय में भी कुछ सीमा तक इसे देखा जा सकता है। इस तरह के अभ्यास, जिन्हें अलिखित नियम कह सकते हैं, से समुदायों को संसाधनों तक सुरक्षित पहुंच प्रदान होती है, परंतु इसका ये अर्थ भी है कि समुदाय के अंदर सभी परिवारों तथा व्यक्तियों के विशिष्ट कर्तव्य हैं, अन्यथा समुदाय सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा। अब आगे देखते हैं। तो ध्यान रखें, तो विगत वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के झाबुआ कस्बे के आसपास के क्षेत्र, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो मध्य प्रदेश का झाबुआ कस्बा था, तो विकट जल संकट का सामना कर रहे हैं। संकट के समय किसी व्यक्ति या परिवार को समर्थन देने के लिए साथ मिलकर काम करने की जो प्रथा है, वो हलमा का पालन करते हुए भील समुदाय ने सैकड़ों गांवों से हजारों पेड़ लगाने का निर्णय लिया। भीलों ने बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए अनेक तालाब खोदे और वर्षा जल संचय की अनेक संरचनाएं बनाई। उन्हें इस काम के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मिला, बल्कि समुदाय और पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्य के रूप में उन्होंने काम किया। इस हलमा परंपरा का उद्देश्य धरती माँ की सेवा करना है। 2019 में शिवगंगा आंदोलन के महेश शर्मा को भील समुदाय के लिए एक परिवर्तनकारी कार्य हेतु पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यहाँ याद रखने वाली बात है कि हलमा क्या होती है, तो हलमा परंपरा धरती माँ की सेवा है। 2019 में शिवगंगा आंदोलन के महेश शर्मा को भील समुदाय के लिए किए गए परिवर्तन कार्य हेतु क्या मिला, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, चेन्नई में 2015 के दौरान आई बाढ़ के समय सड़कें मानो नदियाँ बन गई और लोग आने जाने में असमर्थ हो गए। लगभग सभी दुकानें बंद हो गई और सेवाएं बाधित हुई। अनेक निजी समूहों, विशेष रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक संगठनों ने बड़ी मात्रा में भोजन तैयार किया और अभावग्रस्त लोगों के बीच में बांटा। ठीक है, इस प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण हैं जब लोग बिना किसी लाभ की उम्मीद के समुदाय के हित के लिए एक साथ मिलकर आगे आए। क्या आपने ऐसी किसी घटना के विषय में सुना है? ठीक है, तो यहाँ पर जो हाईलाइटेड था वो मैंने बता दिया। वास्तविक जीवन की उपरोक्त कहानियों में से एक ग्रामीण संदर्भ का दृष्टांत दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में भी समुदाय होते हैं, यद्यपि ये कुछ अलग तरीके से काम करते हैं। आइए वास्तविक जीवन की एक और कहानी का उदाहरण देखें। ठीक है, तो 20 साल से अधिक समय पहले अहमदाबाद गुजरात के एक क्षेत्र में एक छोटी सी ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप के मालिक कमल परमार ने देखा कि सड़क पर वंचित बच्चों का एक समूह है। इनमें से कुछ बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि अन्य तो कभी विद्यालय गए ही नहीं थे। तो कमल ने अपने नियमित काम के बाद उन्हें हर दिन शाम को 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने बच्चों को रात में मुफ्त भोजन भी कराया। जल्दी ही उनकी कक्षा में 150 बच्चे नियमित रूप से आने लगे और पढ़ाई में उनकी बहुत रुचि भी थी। एक स्थानीय विद्यालय के कुछ अध्यापकों ने इन कक्षाओं के बारे में सुना और उन्होंने भी वहाँ पढ़ाना शुरू किया। उनमें से एक ने बताया कि इन बच्चों के पास बैठने के लिए ये देखो हलमा दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो इस तरह से लोगों ने किया। ठीक है, तो समुचित बेंच भी नहीं थी। तो कक्षाओं में पूरी तरह शांति नहीं है और गुजरते हुए वाहन काफ़ी शोर करते हैं, फिर भी वे अध्यापकों की बातों पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। इसने मेरा मन छू लिया कि मुझे उनसे जो स्नेह और लगाव मिला वो अविश्वसनीय है। नियमित रूप से विद्यालय जाने वाले कुछ बड़े बच्चों ने भी कमल की कक्षाओं में स्वेच्छा से पढ़ाना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने बताया कि हम वहाँ पढ़ाने गए थे, किंतु हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। ठीक है, तो अपनी कक्षा में इस कहानी पर चर्चा करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पिछले 30 या 40 वर्षों में नए प्रकार के समुदाय उभरे। अनेक नगरीय क्षेत्रों ने आवासीय कल्याण समितियां ऐसे समुदायों के उदाहरण हैं जो अपने नियम और व्यवस्था बनाते हैं। ये नियम अपशिष्ट प्रबंधन, सामान्य क्षेत्रों की सफाई, पालतू पशुओं की देखभाल और अन्य चीज़ों को लेकर हो सकते हैं। इन समुदाय में रहने वाले लोग इन नियमों और कानूनों के निर्माण में भागीदार होते हैं। अंततः समुदाय आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए आवासीय कल्याण समितियाँ किराने की आपूर्ति के लिए व्यापारी समुदाय और कूड़े के निपटान के लिए नगर निगम के कामगारों पर निर्भर होते हैं। हमारे जटिल समाजों में प्रत्येक व्यक्ति कई अन्य व्यक्तियों और समुदायों पर निर्भर होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर इस तरह से चित्र दिया हुआ है। तो आइए अब हम समझ सकते हैं कि समुदाय एक लचीली संकल्पना है जिसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। एक जाति या उसके उपविभाजन को भी बहुधा एक समुदाय कहा जाता है। ठीक है, एक विशेष धर्म, क्षेत्र, समान कार्य या रुचि के लोगों का समूह, विशेष रूप से एक छोटा समूह भी समुदाय कहलाता है। उदाहरण के लिए मुंबई का पारसी समुदाय, ठीक है, चेन्नई का सिख समुदाय और अमेरिका का भारतीय समुदाय, केरल का वैज्ञानिक समुदाय, गाँव का किसान समुदाय। ये सूची अंतहीन है। ठीक है, अपने विद्यालय में आप विभिन्न
अपने समुदाय का हिस्सा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए छोड़ देते हैं। आप आइए पता लगा। आगे बढ़ने से पहले तो हम यहाँ पे लास्ट में पहुँच चुके हैं। तो परिवार मानव समाज का आधार है, ये बात याद रखनी है। आदर्श रूप में परिवार के सदस्य अपने अनेक कर्तव्यों और कार्यों में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। समुदाय अपेक्षाकृत बड़ी इकाई है। इसका अर्थ ये भी है कि लोग एक दूसरे को सहयोग प्रदान करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करते हैं। समुदाय को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है और समुदाय अनेक प्रकार के होते हैं। अंततः समुदाय एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रियाकलाप दिए हुए हैं, तो हमारा ये चैप्टर भी हो जाता है फिनिश। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये लेसन और ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, दूसरों के साथ शेयर करिए और स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, स्टडी विद अनु को शेयर करिए और इस तरह से पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तो हमने आज 9 लेसन कंप्लीट कर लिए और मैं यहाँ बता दूँ कि इसमें सिर्फ 14 लेसन है, यानी कि 14 अध्याय हैं। तो हम बहुत जल्दी 6th क्लास की SSC कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद हम 7th क्लास में पहुँच जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।